समुद्र में तैरता 20 बेटियों की माँ का गांव। बस आंखें खोली रखिए, थोड़ी दूर पर ही हमारा गांव है, बस आने वाला है। कुछ ही देर में दोनों बहनें समुद्री लहरों के पास एक गांव के अंदर उस व्यक्ति को लाती हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में था। अब उस आदमी की तरह आप भी यही सोच रहे होंगे, भला ऐसा कैसा गांव है जो समुद्र के बीच में बसा हुआ है? तो आइए देखते हैं। जहां गहरे समुद्र के अंदर दो लड़की बैठकर बातें कर रही हैं। लहरें एक पल में शांत हो जाती हैं तो अगले ही पल तूफान की तरह तेज तेज उठने लगती हैं, लेकिन बच्चियां नहीं डरती हैं। देखो दृष्टि, आज का मौसम कितना सुंदर है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, लगता है बारिश होगी, बड़ा मजा आएगा। खुशबू, बारिश का मौसम का नाम मत लो, तुम्हें पता है ना अगर हमारे गांव में बारिश आ गई तो कितनी मुसीबत आ जाएगी। माँ ने खाना बना लिया होगा, चलो चलकर खाना खाते हैं। दृष्टि और खुशबू अपनी माँ के पास आती हैं जहाँ काफी परेशानियों के बीच उनकी गरीब माँ खाना बना रही थी। बेटियां एक लाइन से प्लेट लेकर खाने के लिए वेट में बैठी थी कि तभी कुहू कहती है, आज तो माँ हम सबके लिए फिश करी बना रही है, मैं तो 2 प्लेट खा जाऊंगी। माँ आप जल्दी से खाना दे दो। बस बनने वाला है कुहू, बस नमक डालकर देती हूँ। अरे ये क्या, नमक तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या हम सबको बिना नमक वाली फिश करी खानी होगी? एक तो हमारा घर इस समुद्र के इतना अंदर है कि कोई दुकान बाजार भी नहीं है, जहाँ देखो पानी ही पानी है। खुशबू की इस बात पर दोनों बड़ी बहनें अनीता सुनीता बोलती हैं, देखो सुनीता, हमारी बहन ने तो फिर से गोलगप्पे के जैसे गुस्से में मुंह फुला लिया। माना कि हमारे समुद्र वाले गांव में सुविधा थोड़ी कम है, लेकिन कितनी शांति भी तो है। और रही बात नमक की, तो ये पूरा का पूरा समुद्र नमक का घर है। समुद्र के अंदर ही तो नमक पाया जाता है। माँ हम दोनों अभी नमक लेकर आती है, हमारा इंतजार करना। लेकिन जरा संभल कर। दोनों बहनें समुद्र में डुबकी लगा देती और गहराई में से नमक निकाल कर वापस दोबारा अपने गांव की तरफ लौट रही होती हैं। तभी एक आदमी समुद्र में डूबते हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, somebody please help me। सुनीता दीदी वहाँ देखो, वो एक आदमी डूब रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों तैरते हुए आदमी को बचाकर अपने गांव में ले आती हैं, जहां गहरे समुद्र के पीछे पीछे एक छोटा सा टापू, चारों तरफ नारियल और खजूर के पेड़ लगे थे और बीचों बीच में समुद्र वाले पत्थर का एक घर बना था। गरीब सुमन अपनी 18 बेटियों के साथ बैठी थी। छोटी बच्चियों ने पत्तों वाले कपड़े पहने थे। अनीता सुनीता बेटी, तुम दोनों इन्हें अपने गाँव के अंदर क्यों लाई हो? माँ अंकल पानी के अंदर डूब रहे थे, हमारे पास इन्हें अपने गाँव के अंदर लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुमन उस व्यक्ति को कपकपाते देखकर तौलिया और गर्मा गर्म चाय पीने को देती है, लेकिन वह आदमी समुद्र के इतने अंदर गांव बसा देखकर काफी हैरान था। You both are brave girl। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, और इस चाय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे गांव में मेहमान हैं, ये हमारा फर्ज था। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह इतने गहरे समुद्र के अंदर गांव बसाकर क्यों रह रहे हैं? क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है? और ये इतनी सारी बच्ची किसकी हैं? उस अनजान सैलानी के सवालों को सुनकर गरीब माँ की आंखों में गुजरे हुए लम्हों को याद करके दुख के मारे आंसू आ जाते हैं। साहब, ये 20 लड़कियां मेरी बेटियां हैं और यही मेरा गांव है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, मगर मेरे लिए इस तैरते समुद्र पर अपनी 20 बेटियों को लेकर अपना गांव बसाने का सफर आसान नहीं था। बहुत मुश्किल उठाई थी मैंने। समुद्र के किनारे का तट, जहां सुमन रोजाना की तरह अपनी 5 बेटियों के साथ बैठकर मछली बेच रही है। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी समुद्री मछली, रोहू मांगूर ताजी ताजी मछली, आओ आओ ले लो। काफी देर तक भी जब मछली खरीदने कोई नहीं आता तो बेचारी सुमन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से समुद्र किनारे बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी तक बोनी भी नहीं हुई। आज तो मेरी आधी किलो मछली भी नहीं बिकी। ऊपर से अगर मैंने अपनी सास को पैसे नहीं दिए तो वो आज भी मेरी 5 बेटियों को एक रोटी नहीं देंगी। ऐसा सोचकर सुमन दोबारा आवाज लगाती है। काफी देर बाद एक महिला आकर मछली खरीदती है। अरे मछली वाली, ये झींगा मछली 1 किलो कर दो। जी ये लीजिए आपकी 1 किलो मछली। कितने पैसे हुए? जी 400। क्या कहा तुमने? ये पिद्दी सी मछलियों का रेट 400 रुपए किलो? बहन जी, आप तो जानती हैं समुद्र से मछलियां पकड़ना कितनी मुश्किल है, कितनी मेहनत लगती है।
अरे तुम तो इस तरह बोल रही हो जैसे कि मछलियाँ समुद्र से नहीं बल्कि कोयले की खान से निकालती हो ढूंढ के। 150 रुपया दूंगी, ये लो। सारे दिन के बीच में सुमन केवल 150 रुपए कमा पाती है। उसकी 5 बेटियां सुनीता, अनीता, किरण, रुचि, खुशबू ठंडी ठंडी लहरों के बीच कपकपा रही हैं। माँ देखो, सूरज डूब रहा है और अब तो समुद्र किनारे से लोग भी जा रहे हैं, चलो हम भी घर चलते हैं। सुमन 5 बेटियों के साथ घर चली आती है, जहाँ उसकी दोनों मुफ्तखोर सास पति चिकन रोटी खा रहे थे। अरे प्रीतम बेटा, जल्दी जल्दी चिकन रोटी दबा लेते हैं, वो गरीब माँ बेटी आती होंगी। अरे आ भी गई तो क्या हो गया माँ, मुझे क्या इसका डर लगा हुआ है, पति हूँ उसका मैं। जैसे ही कादम्बरी अपनी बहू और पोती को देखती है तो बड़बड़ाने लग जाती है। नाम लिया और शैतान हाजिर, क्यों री निगोड़ी नास पीटी, आज कितने की मछली बिकी, ला दे आज की कमाई। माँ जी बड़ी मुश्किल से 150 रुपए कमाए हैं, ये लीजिए, अब मेरी बेटियों को रोटी दे दीजिए, बेचारी बहुत भूखी हैं। रोटी नहीं है, रोटी तो खत्म हो गई है, आज पानी पीकर काम चलाओ। माँ जी सुबह भी मेरी बच्चियों ने कुछ भी नहीं खाया और अभी भी आप खाना नहीं देंगी। मैं अपनी बच्चियों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, कैसी दादी हैं आप, आपका खून है ये 5 आपकी सगी पोती है। फिर भी तूने सुना ना प्रीतम, तेरी लुगाई किस तरह मुझे बोल रही है, बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसको जरा उतार तो दे। इस तरह आग लगाकर सास बहू को मार खिलाती है। प्रीतम सुमन को हमेशा इसी तरह जानवरों की तरह मारता पीटता था। बेचारी 5 बच्ची खड़ी होकर ऐसा होते हुए देखकर रोती बिलखती थी। क्या निकल जा मेरे घर से और अपना ये पिटारा भी अपने साथ ले जा, मनहूस कहीं की। सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए। माँ जी, प्रीतम जी। ऐसे एहसान फरामोश लोगों के यहाँ रहकर कौन सा हम खुश थे, चलो यहाँ से। शादी के बाद से पति की मारपीट, सास का अत्याचार और दुख तकलीफ सहकर भी अंत में ससुराल के दरवाजे से निकाले जाने के बाद सुमन मरने का फैसला लेती है। मुझे किसी नदी या समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए, मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। सुमन मौत को गले लगाने के लिए समुद्र की तरफ दौड़ी जा रही थी, पर कहते हैं ना, भगवान के फैसले के आगे हमारा बस नहीं चलता। सुमन देखती है कि 15 लड़कियां, जिसमें कुछ बड़ी और समझदार थीं, तो 2 छोटी भी थीं, उन्हें गोद में लिए समुद्र किनारे वो रो रही थीं। भारती दीदी, माँ पिताजी कहाँ हैं, उन्हें बुला दो ना, फिर अब घर चलेंगे। हाँ भारती दीदी, मम्मी डैडी कहाँ हैं, बोलो ना। कुहू, रेशमा, मम्मी डैडी अब फिर कभी नहीं लौटेंगे। क्या हुआ बच्चियों, तुम लोग इस तरह से समुद्र के किनारे क्यों बैठी हो? हाँ जी, हम हमारे माता पिता के साथ यहाँ घूमने के लिए आए थे, लेकिन हमारे माता पिता इस तूफान की लहरों में मर गए। अब हमारा कोई नहीं। सुमन के दिल के अंदर उनकी हालत देखकर ममता जाग उठती है। ऐसा क्यों बोलती हो, मैं हूँ आज से तुम्हारी माँ, आज से मेरी 20 बेटियां हैं, अब तुम ही इस माँ की दुनिया हो। अब मैं मरूंगी नहीं, बल्कि तुम लोगों के लिए जीऊंगी और अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगी। किसी तरह वो रात ठंडी ठंडी लहरों के बीच में गुजारती है। अगली सुबह होते सूरज खिलता है, तभी दृष्टि और रुचि को समुद्र के बीच में टापू दिखता है। माँ देखो, समुद्र के बीच में है जमीन, हम वहाँ घर बनाकर रह सकते हैं। मगर रुचि, तुमको पता है ना, समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं और रह रहकर तूफान भी आ जाता है। लेकिन समुद्र के अंदर गांव बसाने का अपना ही फायदा होगा, खुद की जमीन होगी। लेकिन माँ, तुम्हें पता है ना, ये समुद्र कितना गहरा है, हम तो तैरते हुए किसी तरह पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी छोटी बहनें, उनको उनकी माँ लेके चलेगी। गरीब माँ जुगाड़ लगाकर टोकरी बनाती है और दोनों 6 महीने साल वाली बच्ची को टोकरी में रखकर तैरते हुए समुद्र में आती हैं। माँ, हम समुद्र के अंदर तक तो पहुँच गए, लेकिन घर कैसे बनाएंगे? तभी किरण किनारे किनारे पर बहुत सारे समुद्री पत्थर देखती है। देखो अनीता दीदी, इस समुद्र में कितने सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं, हम इससे अपना प्यारा सा घर बना सकते हैं। हाँ चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। अब गरीब माँ बेटी समुद्री पत्थरों किनारे पर लगे पेड़ों को काटकर लकड़ी भी इकट्ठा करती हैं और रहने के लिए पत्थर का बड़ा सुंदर सा घर, रसोई भी बना लेती हैं। सुनीता समुद्री मिट्टी से चूल्हे भी तैयार कर लेती है और इस तरह सुमन अपनी 20 गरीब बेटियों के साथ समुद्र के अंदर गांव बसा लेती है। हमारा गांव बहुत सुंदर है, मगर काश कि हमें कमाने के लिए कोई साधन भी मिल जाता। तभी तेज तेज लहरों से किनारों पर लगे खजूर और नारियल के पेड़ों से फल गिरते हैं तो सुनीता बोलती है, देखो अनीता,
भगवान जी ने हमारी ये चिंता भी दूर कर दी। हम ये खजूर और नारियल पानी समुद्र देखने आने वाले पर्यटकों को बेचकर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अनीता सुनीता फलों को इकट्ठा करके रोजाना समुद्र के किनारे जाकर बेचती हैं और इसी तरह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीतती है। सचमुच काफी संघर्ष भरा सफर तय किया आपने। मैंने सुना था कि माँ बहुत शक्तिशाली और हिम्मत वाली होती है, लेकिन आज देख लिया। आपने बहुत खूबसूरत गांव बसाया है और यहाँ बहुत शांति है। वैसे मेरी सलाह मानिए तो आप अपने इस गांव के अंदर ही एक ढाबा शुरू कर दीजिए, फिर लोग यहाँ ज्यादा आएंगे और इस बहाने आपकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। ये ख्याल हमारे दिल में क्यों नहीं आया? माँ, ये शुरुआत हमारे समुद्र पर तैरती गांव को तरक्की की तरफ ले जाएगा। उस व्यक्ति की सलाह सुमन को सही लगती है और अब वह अपनी 20 बेटी के साथ मिलकर ढाबा खोलती है, जिसमें लोग दूर दूर बोट के जरिए गांव देखने आते। कुछ लोग ब्लॉग बनाकर डालते हैं, जिससे दुनिया के कोने कोने से लोग देखते हैं और सरकार का ध्यान भी उन पर जाता है। और अंत में गरीब माँ और उसकी 20 बेटियों के समुद्र वाले गाँव में बिजली भी आ जाती है। माँ, 4 समोसे बना दो। बनाती हूँ। माँ, कभी सोचा नहीं था ना कि हम कभी ये दिन भी देखेंगे। आखिर हमने कर ही दिखाया। सही कहते हैं, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे छाया, अवनी, कहाँ हो बच्चियों? यहाँ आओ, तुम्हारे बाबा को दिक्कत हो रही है। इनकी दवाई लाओ। ये लो माँ। ला, जल्दी से पत्ते के अंदर से गोली निकाल कर दे। लाल वाली देना। हिम्मत रखिए जी, ये दर्द अभी ठीक हो जाएगा। अनुपमा ने हरीश को पेन किलर दे दिया, जिसे खाने के 2 मिनट बाद ही हरीश को सुकून मिल गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। बच्चों, चलो कमरे में से आंगन में चलो। बाबा की आंख लग गई है तो उधम मत करना। अनुपमा और दोनों बेटियां कमरे से बाहर आ गईं और आंगन में आकर बैठ गईं। अनुपमा अपनी 2 बच्चियों छाया, अवनी और पति हरीश के साथ रहती थी। उनका छोटा सा परिवार था, जिसमें इन दिनों हरीश की तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर हरीश को हुआ क्या था। उसके शरीर में किसी भी जगह अचानक से दर्द उठ जाता था, जो इतना तेज होता कि हरीश की चीखें निकल जाती थी। उसके बीमार होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था और घर के हालात नाजुक चल रहे थे। माँ, मेरी मैम ने कहा था कि कल को मैं स्कूल फीस लेकर ही आऊं, वरना वो मुझे स्कूल से भगा देंगी। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी स्कूल की फीस का इंतजाम भी जल्दी ही करूंगी। हे भगवान, घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब नहीं लगता ये हाथ पर हाथ धरे कुछ होगा। माँ, अगर आप कहो तो क्या हम दोनों कोई काम कर ली? नहीं मेरी बच्ची, मैं तुमसे कैसे काम करवा सकती हूँ? तुम दोनों तो मेरी हथेली के छालों की तरह हो। मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। वैसे भी सर्दी का मौसम है, मुझे तो न जाने कहाँ काम मिलेगा। तुम यहीं घर में रहकर बाबा का ख्याल रखना। अनुपमा को अपनी बेटियों की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो खुद तो सूली पर लटकने को तैयार थी, लेकिन अपनी बेटियों को रत्ती भर भी परेशान देखना उसके सीने को चीर देता था। उसके घर के हालातों को देखते हुए अनुपमा ने काम की तलाश करना शुरू कर दिया। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए अनुपमा को एक बड़ी हवेली में नौकरानी का काम मिल गया। अवनी बेटा, देख सर्दी बहुत है और बाबा की भी तबीयत खराब है, तो जब तक मैं ना आऊं किसी अनजान के लिए दरवाजा ना खोलना। और बाबा की दवाई मैंने रसोई की अलमारी के पास रखी थी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बाबा को दवा दे देना। आज मेरा काम का पहला दिन है तो बड़े ध्यान से रहना। माँ, इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, आप आराम से जाओ, यहाँ मैं सब संभालूंगी। और हाँ, शॉल को ओढ़कर जाना, सर्दी बहुत है। अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरती हुई हालातों की मारी अनुपमा घर से निकल आई और उस बड़ी हवेली में पहुंच गई, जहां की मालकिन दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। आ गई महारानी, पूरे 10 मिनट लेट। देख, तेरे दर्शन को बाहर ही निकल आई मैं। आपने क्यों कष्ट किया? चुप, एकदम चुप। पन्ना के आगे बोलने की जरूरत मत करना। पहला दिन है तो अंदर आने दे रही हूँ, वरना आगे से 1 मिनट की भी देरी की तो पैसे काट लूंगी। चल अंदर आ, काम कर अपना। जी। अनुपमा उस बड़ी हवेली में काम पर लग गई और सबसे पहले उसने सर्दी में कपड़े धोए। उसके बाद सभी बर्तनों को साफ किया और घर का झाड़ू पोछा करने के बाद उसने घर की अंगनाई को पानी से धोया। हे भगवान, मेरे तो सारे कपड़े भीग गए। हो गई तेरी 4 काम। खड़ी होकर वक्त की बर्बादी ना कर। अगर फ्री हो गई है तो जो सर्दी में ओढ़ने वाले कंबल है ना, छत पर ले जाकर उन्हें हाथ से धो डाल।
मालकिन, वो तो मैं धो दूंगी, लेकिन आपसे गुजारिश थी, अगर इस महीने की तनख्वाह मुझे उधार मिल जाती तो मुझ गरीब के घर में राशन आ जाता। तनख्वाह? तूने मुझे पागल समझा हुआ है जो 1 घंटे काम करवाकर मैं तुझे नकद पैसे दे दूं और तू एक दिन काम करके यहाँ से गायब हो जाए? बोल। नहीं नहीं मालकिन, मेरे चरित्र में बेईमानी नहीं है, मेरे घर में बच्चियां हैं, उनकी खातिर। देख, मैं तुझे कोई एडवांस तनख्वाह नहीं दूंगी, समझ आया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू अपने घर का खर्च कैसे चलाएगी, बस अब बातें मत बना, जाकर काम कर। अनुपमा बेचारी अपना सा मुंह लिए बड़ी हवेली की छत पर सर्द हवाओं में कंबल धोने आ गई और खुद कांपते हुए उसने उन्हें धोया। अनुपमा की आंखों से आंसू भी बह रहे थे क्योंकि कोई उसकी मजबूरी को समझने वाला नहीं था। कुछ इस तरह से अनुपमा का काम का पहला दिन बीता। घर में तंगी थी और काम करने के बावजूद पैसे हाथ में नहीं थे। शाम को जब अनुपमा घर आई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका था। अरे नहीं, सारा आटा तो खत्म हो गया है, अब मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? माँ, बड़ी वाली का नाश्ते में थोड़ी सी मैदा पड़ी हुई है, मैंने और भूमि ने देखा था, आप समोसे कितने अच्छे बनाती हो, आज हमारे लिए समोसे बना दो ना। मैदा? अरे हाँ, वो उस दिन का मैदा होगा। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें मैदा के समोसे बनाकर देती हूँ। अनुपमा ने अपनी बेटियों के लिए उस मैदे से समोसे बनाए। घर में थोड़े आलू रखे थे, उनका भरता बनाकर उसने समोसे के अंदर स्टफिंग की और गर्मा गर्म खस्ता समोसे बनाकर अपनी बेटियों को दे दिए। वाह माँ, इस पूरी दुनिया में आपके हाथों से अच्छे समोसे कोई नहीं बना सकता। ऐसा क्या? ले अवनी बेटा, ये चाय अपने बाबा को दे आ, मैं इन्हें समोसे तो खिला नहीं सकती हूँ। सारे परिवार ने ऐसे ही चाय के साथ समोसे खाकर काम चला लिया। अगले दिन फिर से अनुपमा काम पर गई और अपनी मालकिन से फिर से पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन पन्ना ने उसे महीने से पहले फूटी कौड़ी भी देने से इनकार कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मालकिन महीने से पहले पैसे नहीं देंगे और मेरे घर में दाने दाने की कमी हो रही है। इसी सोच में अनुपमा का आज का दिन भी गुजर गया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग सका। शाम को जब वो घर पहुंची, ये लीजिए जी। अरे नहीं, इनकी भी दवाई खत्म होने वाली है। हे भगवान, मुझ मजबूर की मदद कर। माँ खाने दो ना, भूख लगी है। बेटा आज कुछ नहीं है, आज ऐसे ही सो जाओ। माँ, जब हमें भूखा ही सोना है तो आप क्यों खून पसीना एक करके काम करती हो? चुप कर अवनी, 1 महीने बाद मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, दोनों जाकर सो जाओ, मेरा बहुत दिमाग खराब है। अनुपमा की बात सुनकर दोनों बच्चियां सोने को चली गईं। गरीब माँ का अपनी बेटियों को भूखा सुलवाने में दिल रो रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू कर लिया। ऐसी अनुपमा अगले दिन भी काम पर गई और अपनी मालकिन को अपनी मजबूरी बताकर पैसे मांगे, लेकिन पन्ना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने गिले शिकवे तू बाद में सुनाती रहना, अभी ना चौराहे पर जा, वहाँ से मेरे लिए कड़क चाय और खस्ता समोसे बनवा कर ला। जी। अनुपमा अपनी मालकिन के ऑर्डर पर चाय और समोसे लेने को आ गई। समोसे के ठेले पर अनुपमा ने देखा कि बेहद भीड़ है। कितनी भीड़ लग रही है, इसकी कमाई भी कितनी अच्छी होगी। अनुपमा उससे समोसे ले आई, लेकिन उसके मन में बस ग्राहकों की भीड़ ही घूम रही थी और उससे ही अनुपमा को एक आइडिया आया। मैं भी तो समोसे बनाना जानती हूँ, कैसा हो अगर मैं अपने कंगन बेचकर समोसे बेचने का काम शुरू करूँ? अनुपमा ने यह बात अपनी बेटी से भी शेयर की और अवनी ने भी उसे हिम्मत दी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अनुपमा ने अपने कंगन बेच दिए और उन पैसों से उसने समोसे और चाय बेचने के लिए सामान जुटाया। देख छाया बेटा, अब तुझे ही अपने बाबा का ख्याल रखना है, क्योंकि दीदी को मैं लेकर जा रही हूँ। आप बेफिक्र होकर जाओ माँ, मैं सब संभाल लूंगी। दोनों माँ बेटी छाया को समझाकर खुद चाय और समोसे बेचने को आ गईं। पहले वो एक मोहल्ले में गईं जहाँ किसी ने उनसे कोई चाय या समोसे नहीं खरीदे। बेटा, हमारा काम चल तो जाएगा ना? माँ, एकदम से हार नहीं मानती, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखना मेहनत जाया नहीं जाएगी। दोनों माँ बेटी काफी देर वहीं इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। बस अब बहुत हुआ अवनी बेटा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आएगा। तू मेरे साथ इन्हें बेचने चौराहे पर चल, देखना राह चलते लोग इन्हें जरूर खरीद लेंगे। अवनी को भी अपनी माँ की बात सही लगी और वो दोनों ठेला लेकर चौराहे पर आ गई। चौराहे पर आते ही उनकी बिक्री होना शुरू हो गई। अरे वाह, माँ बेटी के चाय समोसे, नाम तो अच्छा है मैडम, जरा मेरे लिए 2 समोसे और एक कड़क चाय लगाओ। जी जी जरूर। अनुपमा ने समोसे फ्राई किए और अवनी ने चाय बनाकर जल्दी से सर्दी में उस आदमी को सर्व किया। उसके समोसे बड़ी ही सफाई से बने हुए और बहुत ही स्वादिष्ट थे। वही वाह, मजा आ गया। ये लो बहन। माँ देखो, हमारी पहली कमाई।
पहली कमाई हाथ में लेकर अवनी बहुत खुश हुई। ऐसे ही अब दोनों माँ बेटी रोजाना चौराहे पर ठेला लगाती थी और कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत और लाजवाब स्वाद की वजह से उनके समोसे धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गए। अब दोनों माँ बेटी के हाथों के समोसे लोग दूर से भी खाने आते थे। माँ 4 समोसे बना दो। बनाती हूँ। माँ कभी सोचा नहीं था ना कि हम कभी ये दिन भी देखेंगे। आखिर हमने कर ही दिखाया। सही कहते हैं, मेहनत कभी साया नहीं चाहती। ऐसे बोलकर दोनों माँ बेटी फिर से काम में ही लग गईं। अब अपनी मेहनत से दोनों माँ बेटी ने अपने दिन भी बदल लिए थे। हरीश की अब अच्छे अस्पताल से दवाई चलती थी और छाया भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी। और ये नतीजा था सिर्फ माँ बेटी की सूझबूझ और मेहनत का। अरे बहन, जरा 6 समोसे और चाय तो देना। लाती हूँ।